नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आज शंखनाद में बात होगी कोरोना की तीसरी लहर की, जिसके लिए सरकार का रोड मैप आपको दिखाएंगे। इसके अलावा बात करेंगे पेट्रोल डीजल के दामों की भी, जिसने जनता को बेहाल कर दिया है, और बताएंगे देश के एक ऐसे नायक की कहानी जो एक रात में खलनायक बन गया। लेकिन शंखनाद की शुरुआत यास तूफान के बाद बंगाल में आए सियासी चक्रवात के साथ, जहां एक बार फिर से केंद्र और ममता सरकार एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। चुनाव खत्म हो गए, नतीजे आ गए, फैसला हो गया, लेकिन नहीं खत्म हो रहा पश्चिम बंगाल का सियासी खेला। नहीं खत्म हो रहा है केंद्र और राज्य सरकार के बीच टशन। यास तूफान आया और अपने बीच सियासत का भूचाल छोड़कर चला गया। उस चिंगारी को हवा दे गया जो पिछले कई महीनों से जारी है। यास पर पीएम मोदी की बैठक के बॉयकॉट पर अब दीदी का जवाब आया है। It's a fact that there was no need to sit there at that time because the meeting earlier it was decided PM and CM, but later on it was totally revised list has been given where Honorable Governor, Central Minister I have no objection. Then MLA, then opposition leader, what they mean. So the big BJP party and I am alone. And the meeting is not PM, Prime Minister, Chief Minister. दरअसल ये पूरी सियासत शुरू हुई पीएम के कल के बंगाल दौरे से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यास के हालात पर समीक्षा करने पश्चिम बंगाल गए थे, लेकिन पीएम की बैठक से दीदी गायब थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आधे घंटे इंतजार करना पड़ा। इतना ही नहीं, ममता आई और रिपोर्ट सौंप कर चली गई। उन्हें इस बात का गुस्सा था कि नंदीग्राम में धूल चटाने वाले शुभेंदु अधिकारी क्यों बैठक में मौजूद थे। शुभेंदु अधिकारी को इसलिए बुलाया गया था कि मिदनापुर में यास तूफान से काफी तबाही मची और नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र मिदनापुर में ही आता है। Why? In Gujarat last week you went there. Why you not called opposition leader there? It is your state. Even Odisha also opposition leader was not there. In my state, whenever you come, you create some confusion and always you create some confrontation. Why? चुनाव का दौरान गुजराती भगाओ, बहिरागत भगाओ, सब आठ आदमी है। ये चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल का प्रदेश का चीफ मिनिस्टर नहीं, ये अपने कंट्री समझता है, ये अपने इंडिपेंडेंट देश समझता है बंगाल का। इसलिए ये सब छूटा बात। और विरोधी दल ने पहले बोला उसको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला, मुझे रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला। 19 मई को रिकॉग्नाइजेशन कर दिया, वेबसाइट में भी है असेंबली। अब बोलने लगा गुजरात में मीटिंग होने से कोई ऑपोजिशन को बुलाता है। उड़ीसा में क्यों नहीं था? उड़ीसा में प्रदीप नायक को बुलाया। ममता के इस व्यवहार के बाद बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया। बीजेपी ने ममता के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए संवैधानिक मर्यादा का पाठ पढ़ाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, कहा ममता दीदी का आचरण दुर्भाग्यपूर्ण शुद्रता है। यास तूफान ने तमाम आम लोगों को प्रभावित किया है और उन्हें मदद की जरूरत है। दुखद है कि दीदी ने जन कल्याण से ऊपर अपना अहंकार रखा और उनका तुच्छ व्यवहार इसे दिखाता है। गृह मंत्री के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ममता के रवैये को भारतीय संघीय व्यवस्था की मूल भावना के खिलाफ बताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आपदा काल में बंगाल की जनता को सहायता देने के भाव से आए हुए प्रधानमंत्री के साथ इस प्रकार का व्यवहार पीड़ादायक है। जनसेवा के संकल्प और संवैधानिक कर्तव्य से ऊपर राजनीतिक मतभेदों को रखने का ये दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण है, जो भारतीय संघीय व्यवस्था की मूल भावना को भी आहत करने वाला है। बहुत पीड़ादायक है और शर्मनाक है दोनों मामला। प्रधानमंत्री बंगाल की चिंता करने गए थे ना, क्या मतलब है इसका? नवीन पटनायक के बैठक में तो भाजपा के वहां से मंत्री थे कि नहीं, धर्मेंद्र प्रधान और बाकी लोग, सारंगी जी। तो यहां पर आपको परेशानी उससे क्या होती है? मोदी जी बड़ा हृदय लेकर के उड़ीसा और बंगाल देखने गए, मदद करेंगे, आप उसकी बैठक का बॉयकॉट करती हैं।
वार पलटवार के खेल का शोर आज भी सुनाई दे रहा है। सिर्फ मुद्दे बदल गए। बंगाल के मुख्य सचिव को मोदी सरकार ने दिल्ली बुलाया तो ममता भड़क उठी। दरअसल 4 दिन पहले ही ममता सरकार ने बंदोपाध्याय का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया था। बतौर मुख्य सचिव बंदोपाध्याय का कार्यकाल इसी महीने के आखिर में खत्म हो रहा था, लेकिन ममता की करीबी होने की वजह से बंगाल सरकार ने उन्हें एक्सटेंशन दे दिया। इस बीच मोदी सरकार ने आदेश जारी कर दिया, जिसके मुताबिक अल्पन बंदोपाध्याय को अब केंद्र में एक नई जिम्मेदारी दी जाएगी। उन्हें 31 मई की सुबह 10 बजे से पहले रिपोर्ट करना है। केंद्र सरकार ने बंगाल सरकार से अल्पन बंदोपाध्याय को जल्द रिलीव करने का अनुरोध किया है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है, इन दोनों का जो है ये दादा और बहन का एक पवित्र रिश्ता है, लेकिन भाई बहन का इस रिश्ता को कभी भी बंगाल बीजेपी हमेशा इसको काम नहीं करने दे रहे हैं। सीबीआई के एक्शन हो, राज्यपाल का रिएक्शन, ईडी की रेड हो या फिर पीएम का दौरा, बंगाल में सब कुछ सियासी है। इस बार चिंगारी में यास ने हवा फूंकी है। देखिए लपटें कहां तक जाती हैं। पटना से सुजीत झा, कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू और दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। राज्य कोई भी हो, मुद्दा कितना भी गंभीर हो, सियासत का तड़का लग ही जाता है। आपदा पर सियासत लगातार जारी है, लेकिन अब बात देश को बदनाम करने तक पहुंच गई है और ये सिलसिला शुरू हुआ है कमलनाथ के बयान से, जिस पर अब घमासान मचा हुआ है। मैं तो कह रहा हूं, भारत महान नहीं, भारत बदनाम है। कांग्रेस का स्तर कितने नीचे चला गया है। कमलनाथ हैं कि मानते ही नहीं। चंद दिनों पहले ही कोरोना पर दिए अपने एक बयान पर फजीहत हुई तो अब एक ऐसा जुमला छेड़ दिया जिसमें देश ही बीच में आ गया। मध्य प्रदेश के सतना में कह दिया कि भारत को अब की बार बदनाम देश कह दिया। पहले सुनिए ये बयान, फिर आगे की बात। मैं तो कह रहा हूं, भारत महान नहीं, भारत बदनाम है। ये आज सब देशों ने रोक लगाई है कि भारत के लोग नहीं आ सकते। मैंने तो उस दिन कहा था उज्जैन में कि जो टैक्सी चलाते हैं अपने देश के लोग बाहर, मुझे तो किसी ने न्यूयॉर्क से फोन किया कि जो भारत के लोग कुछ जो टैक्सी चलाने वाले हैं उनकी टैक्सी में कोई नहीं बैठने को तैयार। ऐसा बदनाम किया अपने देश को। सतना में कमलनाथ एक कांग्रेसी नेता की कोरोना से मौत पर परिवार की हिम्मत बढ़ाने गए थे, लेकिन न जाने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार को घेरने के चक्कर में देश को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। अब भला कमलनाथ को घेरने का मौका बीजेपी कैसे छोड़ देती। मेरा भारत बदनाम है कहना सिर सर्व से झुक गया कि ऐसा व्यक्ति मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था। ये अधःपतन की पराकाष्ठा है और मुझे लगता है कि जरा भी गैरत हो श्रीमती सोनिया गांधी जी में, कांग्रेस में, तो कमलनाथ को पार्टी के बाहर करना चाहिए। शिवराज ने तो कह दिया कि कमलनाथ ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया, लेकिन बीजेपी सिर्फ इतने से नहीं मानी, राशन पानी लेकर कांग्रेस पर चढ़ गई। सतना जिले के मैहर में जिस सर्किट हाउस में कमलनाथ कुछ देर के लिए ठहरे थे, उस जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गंगा जल से छिड़काव किया। दलील ये कि इससे उस स्थान का शुद्धिकरण हो जाएगा जहां देश के खिलाफ बयान देने वाले आए थे। घिनौने वक्तव्य पे कांग्रेस पार्टी शांत क्यों है? कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी? क्या वो ऐसे बयान का समर्थन करती हैं? क्या उनका मानना है कि भारत आज महान नहीं है, बदनाम है? हालांकि बयान पर सियासी भूचाल के बाद शायद कमलनाथ को एहसास हुआ कि अब सफाई देनी भी जरूरी है। हम सबको कितना गर्व था कहते हुए कि भारत महान, पर जो परिस्थितियां बनी इससे भारत महान को बड़ी ठेस पहुंची। भारत इससे पूरे विश्व में बदनाम हुआ। ये खुशी का विषय नहीं है। अगर मैं ये कहता हूं, ये कहते हैं आप देशद्रोही हैं, कहते हैं हम एफआईआर करेंगे। कमलनाथ अब लाख सफाई दें, लेकिन ये साफ है कि संवेदनशील मुद्दों और आपदा में भी सियासी दल अवसर खोजने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। कमलनाथ शायद इस रेस में औरों से आगे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले भी उनके एक बयान पर बवाल मच चुका है। और ये शुरू हुआ था चीन का कोरोना। आज
भारत इतना महान बन गया कि अब इंडियन वेरिएंट कोरोना, विश्व के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आज इंडियन वेरिएंट कोरोना से डरे हुए हैं। देशों ने बैन कर दिया, सिंगापुर देश जैसे देश ने बैन कर दिया। जो हमारे बच्चे स्कूल जा रहे थे, मुझे तो किसी ने बताया कि जिसको कॉलेज में एडमिशन हो गई थी, उन्होंने कहा आप इंडिया से आ रहे हैं, आप इंडियन वेरिएंट ले आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपदा में सियासी हिसाब किताब पूरा करने में सिर्फ एक ही दल आगे, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर कोई मौका भुनाने की कोशिश में है। वक्त की नजाकत यही है कि ये मौका साथ मिलकर चलने का है, तभी हारेगी महामारी, तभी हारेगी मौका परस्त सियासत। सतना से योगी तारा, भोपाल से रविशपाल सिंह और दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। आगे बढ़ते हुए अब बात देश के एक ऐसे नायक की जो एक रात में खलनायक बन गया। देश को ओलंपिक पदक जिताने वाले सुशील कुमार पर अब हत्या जैसे संगीन आरोप हैं। एक के बाद एक सुशील के खिलाफ सबूत मिल रहे हैं, जिसने सुशील कुमार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जिन हाथों ने कभी हिंदुस्तान का झंडा उठाकर देश का नाम रोशन किया था, आज उन हाथों पर खून का इल्जाम है। जो सिर कभी हिंदुस्तान के लिए फक्र से उठा था, वो जिसके आगे बड़े बड़े पहलवान फेल हो जाते थे, आज उसके हाथों में हॉकी से पिटाई की तस्वीरों से देश हैरान है। जिसे कभी ये पुलिसकर्मी सुरक्षा देने के लिए ड्यूटी पर आते थे, आज वही पुलिस उनकी रिमांड की मांग कर रही है। पूरा देश हैरान है। जो कल तक देश के नौजवानों का नायक था, एक रात में वो खलनायक बन गया और अब सलाखों के पीछे है। आज दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में सुशील कुमार की पेशी हुई। सुशील की आज 6 दिन की पुलिस रिमांड खत्म हो रही थी, जिसके बाद कोर्ट ने अब 4 दिन की रिमांड और बढ़ा दी। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि हर 24 घंटे के भीतर एक बार सुशील कुमार का मेडिकल कराया जाए। सुशील कुमार के वकील पुलिस कस्टडी में उससे मिल सकते हैं। हालांकि पुलिस ने 7 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि सुशील कुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहा, जिसकी वजह से वो और पूछताछ करना चाहते हैं। सोशल मीडिया में सुशील के हॉकी के साथ सागर की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था। ऐसे में सुशील के वीडियो लीक होने पर भी वकील ने दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े किए। ये वीडियो सुशील के मोबाइल से शूट किए गए थे, जिसे दिल्ली पुलिस ने सुशील की गिरफ्तारी के साथ ही जब्त कर लिया था। सुशील के वकील ने यह भी कहा कि पुलिस को जो वीडियो मिला है उससे छेड़छाड़ हो सकती है। सीडी को प्रिजर्व किया जाए, उसमें कोर्ट के साइन। सुशील सहयोग नहीं कर रहा। मोबाइल फोन अभी रिकवर किया जाना बाकी है। अब तक इस मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। फरार लोगों की पहचान होनी अभी बाकी है। 7 वाहन अभी तक सीज किए जा चुके हैं। सुशील के घर का डीवीआर भी बरामद किया जाना है। वारदात के समय जो कपड़े पहने हुए थे, उसे भी बरामद करना है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि सुशील कुमार इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड था, जिसकी लाइसेंसी गन भी जब्त की गई। बहरहाल सुशील की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। लगातार नए सबूतों से खुलासा हो रहा है और सुई सुशील कुमार की ओर घूम रही है। तंसीम हैदर, दिल्ली, आज तक। इन सब के बीच बात अब कोरोना की करेंगे। देश भर में कोरोना के मामले तेजी से घट रहे हैं, जिसके साथ ही राज्य सरकारें लॉकडाउन में रियायत देने की तैयारी कर रही हैं। तीसरी लहर की आहट को देखते हुए सावधानी के साथ ही छूट देने का प्लान तैयार किया जा रहा है, ताकि रोजगार की समस्या को कम किया जा सके। अब धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं। जिंदगी को ट्रैक पर लाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। घरों के दरवाजे अब फिर से खुलने वाले हैं। ये सन्नाटा अब खत्म हो जाएगा। सड़कों पर फिर से चहल पहल होगी, गाड़ियां भागेंगी, फैक्ट्रियों में शोर होगा, कंस्ट्रक्शन साइट फिर से गुलजार होंगे, क्योंकि कोरोना के केस कम होने के साथ ही राज्यों ने अनलॉक का प्लान तैयार कर लिया है। 1 जून से दिल्ली अनलॉक की ओर बढ़ने जा रही है। पहले चरण में मजदूरों की रोजी रोटी का ख्याल रखा जा रहा है। धीरे धीरे रोज केस कम हो रहे हैं, संक्रमण दर भी कम हो रही है
तो ये समय है अब धीरे धीरे अनलॉकिंग करने का। सोमवार को सुबह 5 बजे तक ये वाला लॉकडाउन है। आज एलजी साहब की अध्यक्षता में डीडीएमए की मीटिंग हुई, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, और उसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं लॉकडाउन खोलने के लिए। तो सबसे पहली चीज तो ये कि अब धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं। दिल्ली में 20 अप्रैल से ही लॉकडाउन लागू है, सब कुछ बंद है। माना जा रहा है कि इस लॉकडाउन में राजधानी को रोज 600 करोड़ की चपत लग रही है। रोज खाने कमाने वालों का हाल भी बेहाल है। काफी प्रवासी मजदूर घर लौट गए हैं। 19 अप्रैल से 14 मई के बीच ही 8 लाख से ज्यादा मजदूर पलायन कर गए। ऐसे में सवाल है कि 1 जून से फैक्ट्रियां खुलेंगी, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा, तो क्या मजदूर काफी होंगे? 1.5 महीने के लॉकडाउन के बाद दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। सोमवार से तमाम इंडस्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन वर्क की इजाजत जो है वो दिल्ली में दी गई है ताकि मजदूर काम पर लौट सके। ऐसे में तमाम इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं। साफ सफाई और सैनिटाइजेशन वर्क जो है वो यहाँ पर चल रहा है और धीरे धीरे मजदूरों का आने का सिलसिला भी जो है वो शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। साफ सफाई हो रहा, सैनिटाइजर हो रहा सबको। सरकार ने इंडस्ट्रीज को इजाजत दी है, मानते हैं कि सही फैसला है? बाजार भी खुलने चाहिए थे या फिर इंडस्ट्री सही है खोल करके? खुलना चाहिए, घर में कितने दिन बैठेंगे। राजधानी में 1000 से कम केस आए हैं, जिसने एक नई उम्मीद जगाई है। लेकिन केजरीवाल सरकार की इस अनलॉक प्रक्रिया से कारोबारी नाखुश हैं। उन्हें उम्मीद थी कि पहले चरण में बाजार भी खुलेंगे, मॉल में चकाचौंध भी लौटेगी। दिल्ली के विभिन्न व्यापारिक संगठनों से बातचीत करने के बाद ये मानना है कि इस अनलॉक प्रक्रिया में दिल्ली के बाजारों को भी खोला जाना चाहिए था, क्योंकि जिन प्रवासी मजदूरों की बात श्री केजरीवाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर यह बताना भी जरूरी होगा कि दिल्ली में लगभग 15 लाख व्यापारी 35 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देते हैं, जो मूल रूप से प्रवासी लोग हैं। दूसरी ओर कोरोना की सबसे ज्यादा त्रासदी झेलने वाला महाराष्ट्र रियायतों में ज्यादा ढील देने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र में मौजूदा वक्त में करीब 20,000 केस आ रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने 15 दिन और पाबंदियां जारी रखने का मूड बनाया है। महाराष्ट्र राज्य में 15 जून तक लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा दिए गए हैं। कुछ शहरों में जहां पर पॉजिटिविटी रेट जो है वो 6% से कम है, वहां पर रिलैक्सेशंस दिए जा सकते हैं। मुंबई की अगर आप बात करें तो फ्राइडे तक जो पॉजिटिविटी रेट था वो 3% पे था, जिसका मतलब कुछ रिलैक्सेशंस दिए जा सकते हैं। बीएमसी का ये कहना है कि जो भी मॉनसून रिलेटेड चीजें हैं उन लोगों को खोलना चाहिए। जैसे कि अगर बिल्डिंग रिपेयर की आप बात करें, अम्ब्रेला शॉप्स की अगर आप बात करें, तो ये चीजें आने वाले समय में मुंबई में खोली जा सकती हैं। हालांकि जिन राज्यों में पॉजिटिविटी रेट गिरा है वहां थोड़ी छूट देने का खाका तैयार किया जा रहा है। हम बिल्कुल सतर्कता बरतना चाहते हैं और इसीलिए जरूर जिन जिलों में डिक्लाइन है उसमें जो शिथिलता दी जाएगी उसके बारे में प्रॉपरली डिसीजन, उसके जो भी डिटेलिंग है वो 2 दिन में 1 तारीख तक निश्चित तौर पर उसका वितरण किया जाएगा। उधर कोरोना के केस गिरने के साथ कई और राज्यों में सख्ती कम करने की तैयारी है। लेकिन सावधान तो पूरे प्रदेश को रहना है, क्योंकि हमको कोरोना के संक्रमण को रोकना भी है और सामान्य जनजीवन बहाल भी करना है। मैं क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज जो हमारे जिले की, ब्लॉक की, ग्राम पंचायतों की और वार्ड की है, उनसे भी चर्चा करूंगा। कोरोना कर्फ्यू से मुक्त करने के लिए कौन कौन से कदम उठाना है, कैसे धीरे धीरे अनलॉक करना है, उसके बारे में फैसला लें। वर्क फ्रॉम होम हमने शुरू किया था, उसके लिए हमने तय किया कि अब उसकी शुरुआत होनी चाहिए, काम शुरू होना चाहिए। तो 30% जो प्रेजेंस के साथ वर्किंग शुरू करेंगे, ये भी हमने निर्णय लिया। लॉकडाउन अपने साथ कई मुसीबतें लेकर आया। रोजगार से लेकर रोजी रोटी तक की समस्या खड़ी हो गई। अब जब कोरोना के केस में गिरावट आ रही है, ऐसे में हर कोई रियायत की तैयारी कर रहा है, लेकिन इनके बीच तीसरी लहर की आहट है। ऐसे में अनलॉक होने की प्रक्रिया का रोडमैप सावधानी के साथ बनाने की जरूरत है। आज तक ब्यूरो। कोरोना के बीच जिंदगी को ट्रैक पर लाने की कोशिशें जारी हैं।
इस बीच यूपी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। यूपी में 10वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। सभी छात्रों को प्रमोट करने का फैसला लिया गया है। वहीं जुलाई के दूसरे हफ्ते में 12वीं की परीक्षा कराई जा सकती है। उत्तर प्रदेश में जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में 56 लाख विद्यार्थी बैठने थे, उनमें हाई स्कूल की परीक्षा जिसमें 29,94,312 विद्यार्थी बैठने थे, उस परीक्षा को निरस्त करने तथा हाई स्कूल के जो विद्यार्थी हैं उनको कक्षा 11th में प्रमोट करने का निश्चय लिया गया। 26,10,316 विद्यार्थी इंटरमीडिएट में जो माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज में बैठने थे, उनके बारे में यह निर्णय लिया गया कि यदि परिस्थितियां सामान्य रहती हैं तो जुलाई के द्वितीय सप्ताह में इंटरमीडिएट की परीक्षा को कराने के बारे में विचार किया जाएगा। सभी जो बोर्ड हैं उनमें कक्षा 6, 7, 8 को प्रोन्नत करने का भी निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार से 9 और 11वीं की कक्षाओं में भी विद्यार्थियों को प्रोन्नत करने का निर्णय लिया गया है। आगे बढ़ते हुए अब बात महंगाई की मार की। देश में पेट्रोल के दामों ने जनता की कमर तोड़कर रख दी है। भारत के इतिहास में आज पेट्रोल की कीमत सबसे ज्यादा देखी गई। देश के कई शहरों में पेट्रोल 100 का आंकड़ा पार कर गया है। सवाल यह है कि आखिर महंगाई के इस वायरस का इलाज कैसे होगा। अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाताओं की ये रिपोर्ट देखिए। देश के बाकी कई बड़े शहरों की तरह मुंबई में भी पेट्रोल 1 लीटर 100 रुपए तक पहुंच चुका है। मुंबई में 30 पैसे सैटरडे के दिन बढ़े हैं पर लीटर पेट्रोल पे, जिसके चलते फिलहाल जिस पेट्रोल पंप पे हम हैं वहां पर पेट्रोल का भाव जो है वो 99.98 पैसे है, मतलब 2 पैसे कम है 100 रुपए से। तो धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि जो पेट्रोल के रेट्स बढ़ रहे थे वो अब 100 रुपया पर लीटर तक आ चुके हैं। वहीं पर डीजल जो है वो 92 रुपीज पर लीटर पर पहुंच चुका है। तो जो लोग रेगुलर कम्यूट के लिए लॉकडाउन में मोटर बाइक्स का इस्तेमाल करते हैं, अपनी व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं, ये बढ़ते जो दाम है ये उनकी जेब पर काफी ज्यादा इफेक्ट करेंगे, क्योंकि लोगों का कहना है कि कोविड में कई लोगों की नौकरियां गई है, कई पे कट्स पर हैं और उसमें जो कंज्यूमेबल्स के और ऐसी चीजों के भाव बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन हो रहा है, उससे लोगों को हर महीने का खर्च चलाने में काफी मुश्किल हो रही है। कैमरा पर्सन मंगेश आमरे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पेट्रोल पहले ही 100 रुपए के पार पहुंच चुका था, यानी महंगाई का शतक तो लग चुका था, लेकिन इसके बाद भी महंगाई कम होने की बजाय लगातार बढ़ रही है। पेट्रोल के दाम लगातार ऊपर की ओर जा रहे हैं। आज की स्थिति में भोपाल में पेट्रोल 102 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। और ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं भोपाल की, जहां पर पेट्रोल की कीमतें इस मशीन पे आपको दिख रही होंगी। 102 रुपए 10 पैसे, ये ऐतिहासिक कीमतें हैं पेट्रोल की, ऐसे समय में जब मध्य प्रदेश में लॉकडाउन लगा हुआ है, लोगों की आजीविका पर भी असर पड़ा है। वहीं पे इस महंगे पेट्रोल के चलते भी लोगों को कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग पहुंच रहे हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि दरअसल मध्य प्रदेश में इतनी महंगी कीमतें क्यों हैं। मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पर पेट्रोल और डीजल पर सबसे ज्यादा वैट लगता है। पेट्रोल पर करीब 33% वैट लगता है मध्य प्रदेश में, तो वही डीजल पर इसकी दर 23% है। यही नहीं, इसके अलावा 4.5 रुपए प्रति लीटर सेस भी लगता है पेट्रोल पर। और इसीलिए एक बड़ी वजह माना जा रहा है मध्य प्रदेश में पेट्रोल की इन कीमतों का इस तरीके से यूं आसमान छूना। ऐसे में आम आदमी सरकार से यही मांग कर रहा है कि महंगाई के इस दौर में, जहां लॉकडाउन में वैसे ही उनकी कमाई पे असर पड़ चुका है, कम से कम पेट्रोल डीजल की कीमतों पर अब काबू पाया जाए, वैट की कीमतें कम की जाएं, ताकि उनको अगर बाहर निकलना है तो कम से कम जेब पर असर ना पड़े। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक। मई के इस नौतपा में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी आग लगी हुई है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल की कीमत 105 रुपए 15 पैसा हो गया है, जबकि डीजल 97 रुपए 98 पैसा हो गया है। जयपुर में भी पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से ऊपर हो गई है। साधारण पेट्रोल 100 रुपए 44 पैसा और प्रीमियम पेट्रोल 104 रुपए 82 पैसा हो गया है। ये क्या रोज बढ़ रही है कीमतें? हाँ, डेली बढ़ रही है सर रेट। तो क्या असर पड़ रहा है लोगों पर? असर तो बहुत पड़ रहा है, बहुत ज्यादा पड़ रहा है। लोगों की नजर सीधा मीटर पे जाती है, ये इतना बढ़ गया, आज कल तो इतना था, आज इतना हो गया। भैया हमको डेली रेट चेंज बनती है, आज इतना पॉइंट आया, आज इतना पॉइंट आया। बिल्कुल वैसे कस्टमरों को बहुत भारी मार पड़ रही है।
कस्टमर को भारी मार पड़ रही है। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर डीजल पेट्रोल भराने आते हैं। आखिरकार 100 रुपए के ऊपर चला ही गया, जो बात कही जा रही थी, और श्रीगंगानगर में तो 105 रुपए के ऊपर चला गया। सर मैं तो यही कहूँगा कि हमारे को तो पुराने दिन दे दे मोदी जी, अच्छे दिन ना चाहिए। बहुत देख लिए अच्छे दिन ही, 100 रुपए लीटर तो पेट्रोल देखा ही नहीं था कभी। अब 100 रुपए लीटर पेट्रोल सर मार कितनी पड़ रही है। एक मजदूर साला सुबह से गाड़ी लेके निकलता, 500 रुपए उसे दिहाड़ी मिलती है, 100 रुपए का वो पेट्रोल दिला देगा, 400 रुपए ले जाएगा, उसमें क्या खाएगा। ऐसे सबके साथ ही मार पड़ रही है गरीबी में। मतलब एक तरीके महंगाई को कंट्रोल होने की बजाय ज्यादा बढ़ती जा रही है दिन पर दिन। इससे तो बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है मतलब आम जनता। ये स्थिति है यहाँ पर। एक दो लॉकडाउन की वजह से लोगों की कमाई जो है वो कम हो गई है और पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है। निश्चित रूप से आम आदमी पर इसका असर पड़ रहा है। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। अब शंखनाद उस सिस्टम के खिलाफ जिसकी बत्ती गुल हो चुकी है। सिस्टम की तलाश में आज हमारी टीम पहुंची राजस्थान के जैसलमेर, जहां गांव में लोगों का बुरा हाल है। कोई भी वहां पर सुध लेने वाला नहीं है। न अस्पताल, बिजली नहीं, डॉक्टर नहीं, सिर्फ कागज पर काम हो रहा है। जनता बेहाल है और सिस्टम पूरी तरह से लाचार है। देखिए हमारी संवाददाता मौसमी सिंह की यह रिपोर्ट। पधारो अपनी खूबसूरती से दुनिया भर को यहाँ खींचकर लाने वाला जैसलमेर। दूर दूर तक रेत, गानों की धुन में झूमते लोग, जिनके बीच बसती हैं जिंदगियां जो आज बेहाल है। एक ओर कोरोना की मार तो दूसरी ओर सरकार की बेरुखी। यहाँ दावे हाथों से रेत की तरह निकल जाते हैं। दूर दूर तक सिर्फ यहाँ पे रेत ही रेत है। इस रेतीले इलाके में जिंदगी इतनी कठिन हो जाती है, ऊपर से चिलमिलाती धूप। हम लोग हैं लखनऊ की बस्ती में और आप देखिए जहाँ नजर दौड़ा लीजिए सिर्फ रेत रेत है और बीच में ये ऊंट जो बिल्कुल बेबस और परेशान है। एक तो पानी की कमी है, ऊपर से आजकल खाने को भी इनको दाना पानी कम मिल रहा है क्योंकि रोजी रोटी जो है लगातार बिल्कुल अस्त व्यस्त पड़ी हुई है सारे, चाहे वो कैमल गाड़ी वाले हों या फिर जीप वाले हों। यहाँ सब कुछ कागजों में है। कागज के डॉक्टर, कागज का इलाज, कागज की एम्बुलेंस, कागज के इंतजाम और जमीनी हकीकत में सिस्टम पूरी तरह से कोरा कागज है। यहाँ पे गांव वाले हमारे साथ हैं जो बताएंगे कि इस दूर दराज इलाके में कैसे पहुँचता है इलाज, क्या मदद पहुँचती है। ये बताइए बाबा, कोई आता है मदद करने के लिए, सर्वे करने आया है कोई भी नहीं आया बहन जी। यहाँ पर कोई भी नहीं है। खांसी के लिए कोई टीम आई है? नहीं, यहाँ पर कोई भी नहीं आते। किसी को खांसी बुखार आते हैं न तो वो तो सम चला जाएगा आपकी सवारी में, खुद की पर्सन में। हाँ, दूसरी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी नहीं है। स्प्रे वाला वगैरह यहाँ कोई नहीं आया मैम। अभी तक कोई भी नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। गोली वगैरह वाला यहाँ कोई भी नहीं आया। जो जिसको बुखार वगैरह आता है तो सब अपनी गाड़ी के अंदर जाके इलाज करा के लेके आता है। यहाँ अभी तक कोई चेक इन भी नहीं आई, कोई स्प्रे वाला भी नहीं आया और हर चीज़ की अभी हमको परेशानी के लिए सामना करना पड़ता है। कोई सरकार के लिए हमारे कोई अभी ऐसा कोई काम नहीं आया। मुश्किल इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ के गांव इतने दूर हैं और एक गांव दूसरे गांव से 160 किलोमीटर के रेडियस में। कौन इन्हें बताए कि कोरोना फैला है? कौन बताए कि आखिर क्यों मौत हो रही है इनके अपनों की? कौन बताए आखिर कौन? उसके लिए टेस्टिंग की जरूरत होती है, डॉक्टर्स की जरूरत होती है, हेल्थ केयर सेंटर की जरूरत होती है, लेकिन इन्हें इसके लिए कोसों दूर जाना होता है।
ना कोई सरकार की तरफ से एम्बुलेंस है, ना कोई डॉक्टर, कोई भी नर्स वर्स ऐसा कुछ भी मतलब गांव के लिए ढाणियों में कोई सुविधा यहाँ पे नहीं है। और बाकी लोग अपनी मुसीबत को खुद को मतलब संभालना पड़ता है, खुद को जाना पड़ता है। इस गर्मी में ले भी जाते लोगों की डेथ भी बहुत होती है। कल के दिन में मतलब सब मिला के मतलब 4 आदमी की डेथ हुई कोरोना की वजह से। और बाकी बहुत परेशानी है लोगों को, लोग अपना झेल रहे। और सरकार की तरफ से जहाँ कोई भी मतलब यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है अभी तक। और इस बीमारी के बारे में गांव को लोगों को अड़पन को पता भी नहीं है क्या बीमारी है, किस तरीके से रहना चाहिए। ऐसे सरकार में से या डॉक्टरों से यहाँ पे कोई नहीं आया मतलब सलाह देना चाहे कि मतलब लोग इस तरीके से जियो या ऐसे रहो। अब ठीक है, लोग अपने हिसाब से, डर भी है लोगों में, घरों के अंदर है। और एक दूसरी बात है, रोजी रोटी भी नहीं है लोगों का, सब मतलब छीन चुका है। यहाँ पे गरीबी है, लोग मतलब रेगिस्तान के अंदर रहते हैं और इतना धूप है मतलब 50 डिग्री चल रहा है। अब बाकी कुछ नहीं, वो भी आप न्यूज वाले पहली बार हम देख रहे हैं इस गांव में आए हो लोगों से मतलब पूछने के लिए। आज तक यहाँ पे कोई नहीं आया। मतलब लोग ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ रहे हैं, दवाइयों की कमी से जाने जा रही हैं, लेकिन यहाँ तो मूलभूत सुविधाएं ही नहीं। बिजली नहीं आती, पानी नहीं मिलता, इलाज तो यहाँ एक तलाश है, एक मृग मरीचिका है जो बस दूर से दिखती है, पास जाते ही गायब हो जाती है। जयपुर से चला पैसा दरअसल राजस्थान के इस छोर आते आते कहीं गुम हो जाता है। आलम यह है कि ना यहाँ इलाज है, ना यहाँ दवाइयाँ हैं और ना टीकाकरण। इन सब का नामो निशान सम के दूर दराज के गांव में नजर नहीं आता। यहाँ पे गांव वाले इसकी गवाही दे रहे हैं। इनकी माँ की मौत हो गई और निधन हो गया और उसके बाद से गम में तो डूबे हैं, पर नाराजगी भी है इस बात की कि शायद सब में अस्पताल होता, कुछ सुविधाएं होती तो आपकी माँ जिंदा होती। हाँ भी जिंदा होती। इसमें क्या है, हमारा जाल रख जाता। यहाँ कोई नहीं तो सुविधा ऑक्सीजन है और न तो कोई लाइट का सुविधा है। और इसमें क्या इलाज डॉक्टर बढ़िया हो जाए तो हमारा फायदा मिल जाता हमारे। और इसमें कोई डॉक्टर की सुविधा नहीं है और ऑक्सीजन की भी नहीं है, लाइट की भी नहीं है। और ये जैसे पानी की जैसे पाइप लाइन जैसे बाथरूम वगैरह इसमें कुछ सुविधा नहीं। ये अस्पताल का हाल बता रहे हैं। यहाँ पे एक हेल्थ सेंटर है। उनके गांव में कोई टीकाकरण नहीं हुआ आप लोग के गांव? यहाँ लखनऊ के अंदर कुछ नहीं आता है। सम के अंदर आता है तो वहाँ बैठे कर चाय पी कर वापस चला जाता है। लखनऊ के अंदर कोई नहीं आता है। ये लोग बड़े हैं, लोग ऐसे गर्म छुप गए, मौत से डरते ही लोग अच्छी तरह से बैठ के घर में। ये हमारे 80-90 साल की मेरी बहन थी, ये चली गई। इसके बाद में पहले भी कोई नहीं आया, इसके बाद में कोई नहीं आया, पूछने के लिए कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। डरते हैं लोग, आते नहीं है। किसी को बताएं हमारी वेदन, किसी को तो बताएं। सरकार, राजस्थान सरकार हमारे पूछे तो उसको हम वेदन बताएं कि हमारे ये पीड़ा है। कोई हमारी पीड़ा नहीं पूछने वाले। गांव का दर्द सुनने के बाद हम रेगिस्तान में निकले उस अस्पताल की ओर जिसकी आज इन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। आसमान से बरसती आग, न बिजली न पानी, मरीज छोड़िए हमारे पसीने छूट गए, इलाज क्या खाक होगा। यहाँ तो अच्छा खासा इंसान बीमार पड़ जाए। ये अंधेरा जो छाया हुआ है वो राजस्थान की चरमराती स्वास्थ्य सेवाओं का गवाह है। हम लोग एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में हैं जो कि लगभग 80,000 की आबादी तक का इलाज कर सकता है, एरिया को कवर करता है। और सम की कम्युनिटी सेंटर में हालत ये है कि आप देखिए वीरानी तो है ही है, यहाँ बिजली नहीं है। आलम यह है कि ना लाइट है और बिल्कुल घुप अंधेरा है। ऐसे अंधेरे में आखिर डॉक्टर कैसे काम करते हैं, बिना बिजली के कैसे इलाज करते हैं उस जगह जहाँ पे पारा 50 तक पहुँचता है और गर्मी का वक्त है। आप सोचिए कि किस विषम परिस्थितियों में यहाँ पे काम चल रहा है। इस तरह से यहाँ पे सुविधाएं हैं। आप देखिए ज्यादा हाइजीन नहीं है, कोरोना का काल है और हाइजीन मेंटेन होनी चाहिए, पर इस तरह की परिस्थिति है। ग्रामीण इलाकों में जो ग्रामीण वासी हैं उनको इसी परिस्थिति से जूझना पड़ता है। डॉक्टर साहब के अपने दर्द हैं जिनके लिए सिस्टम ही यहाँ का सबसे बड़ा मर्ज है और ये मर्ज ही यहाँ सबसे बड़ा संघर्ष है।
कोविड वार्ड के लिए हमने जनरेटर की व्यवस्था कर रखी है और बिजली के लिए एसडीएम साहब को भी अवगत कराया है, एमएलए साहब को भी अवगत कराया है। जल्दी से बिजली के लिए हमें अलग लाइन मिल रही है और बिजली के लिए दिक्कत कम हो जाएगी जल्दी। पानी की भी समस्या है, टॉयलेट में से लेके सब जगह पानी नहीं आता ठीक से। हाँ, पानी की कुछ कमी है। टैंकर से अपन सप्लाई ले रहे हैं तो टैंकर डलवाना पड़ता है, उतना प्रॉपर सप्लाई, जैसे वर्कलोड बढ़ा हुआ है अभी मरीजों का कोविड के कारण, तो टैंकर डलवा के काम चलवा रहे हैं पानी के लिए। सिस्टम तो तब ठीक होगा जब उसे खराब समझा जाए, लेकिन सिस्टम खुद को बीमार कहने के लिए तैयार ही नहीं। उसके पास झूठ और बहानों की लिस्ट तैयार है। खुद को बचाने के लिए हर सवाल का जवाब है। आई डोंट थिंक कि वहाँ पर बिजली नहीं है, ये सिचुएशन है। बिकॉज अभी जब ताउते साइक्लोन आया था उस समय रात को देयर वाज अ सिचुएशन वेयर द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन द एंटायर डिस्ट्रिक्ट वाज हैम्पर्ड एंड उस समय हमने सभी CHC से इंडिविजुअली रात को 11:30 बजे बात की थी एंड सम CHC से भी बात करी थी। वहाँ पर 20 मिनट्स के लिए देयर वाज अ डिस्ट्रप्शन। उन 20 मिनट्स में भी हमारा जो जनरेटर था इट वाज स्टार्टेड एंड सभी CHCs में एंड नॉट इवन CHCs, सभी PHCs में भी बिजली की सप्लाई रेगुलर है। यहाँ इन आंखों ने पूरी जिंदगी रेत को हाथों से फिसलते देखा है। इनके लिए ये सिस्टम रेत की तरह है। मुट्ठी दबाने की कोशिश करते हैं तो हाथ खाली हो जाते हैं, जिसके साथ टूट जाती है उम्मीद, टूट जाता है भरोसा, खोखले नजर आते हैं दावे। जैसलमेर से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। एक और सिस्टम गायब है तो दूसरी ओर सेना कोरोना के खिलाफ जंग में फौलाद बनकर खड़ी है। जम्मू में सेना ने एक कोविड अस्पताल 21 दिन में तैयार कर दिया। देखिए संवाददाता सुनील जी भट्ट की यह रिपोर्ट। एक और देश कोरोना से जंग लड़ रहा है तो दूसरी ओर सेना इस लड़ाई में देवदूत बनकर उतरी है। उसी की मिसाल है जम्मू में बना यह अस्पताल, जिसे DRDO ने महज 3 सप्ताह में तैयार किया है। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन के हाथ मजबूत हो गए हैं। DRDO ने जम्मू में जो है 500 बेड का एक अत्याधुनिक अस्पताल जो है बना दिया है। इस समय में DRDO अस्पताल के ICU वार्ड में हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो है सुविधाएं वो उपलब्ध है। बेड यहां पर लगा लिए गए हैं और ये जो तमाम बेड हैं जो ICU के 125 बेड ICU के जो हैं वो वेंटिलेटर के साथ फिट किए गए हैं, ऑक्सीजन के साथ, और जितने भी मेडिकल उपकरण जो आवश्यक हैं, जो कि क्रिटिकल पेशेंट्स को उपचार करने में जरूरत होते हैं, वो सब यहाँ पर लगाए गए हैं। DRDO का यह अस्पताल 500 बेड्स की क्षमता वाला है, जिसमें 125 बेड ICU के हैं, जबकि 24 घंटे ऑक्सीजन सुविधा से लैस कोविड-19 के बेड्स होंगे। ये हॉस्पिटल में हमने हर तरह की फार्मेसी से लेके लैब टेस्टिंग और पूरा 125 बेड का जो ICU बनाया है, जिसमें वेंटिलेटर की पूरी सुविधा है। इसके अलावा 375 बेड का हमारा जो जनरल वार्ड है, जिसमें पूरी ऑक्सीजन की सुविधा प्रदान की गई है। और जो भी एक हॉस्पिटल की फंक्शनल की रिक्वायरमेंट रहती है, डोनिंग डॉफिंग एरिया, सो दैट सब लोग सेफ रहें, ग्रीन एरिया, रेड एरिया को पूरा सेग्रीगेट किया गया है, और एक्सरे फैसिलिटीज, आपकी लैब टेस्टिंग फैसिलिटीज, सबकी सुविधा प्रदान की गई है। अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए त्रिस्तरीय सुविधा बनाई गई है। उसमें जांच के बाद भी डॉक्टर ये तय करेंगे कि उसे किस वार्ड में भर्ती करना है। अभी अस्पताल में कुछ जरूरी सुविधाएं शुरू नहीं हो पाई हैं। बिस्तरों पर ऑक्सीजन सुविधा शुरू करने में कुछ वक्त लगेगा। इसके बाद अस्पताल में ड्राई रन होगा। सभी सुविधाओं की जांच करने के बाद ही अस्पताल में मरीजों को भर्ती किया जाएगा। सुनील जी भट्ट, जम्मू, आज तक। यास तूफान बंगाल और ओडिशा से भले ही गुजर चुका हो, लेकिन कमजोर होकर बिहार पहुंचे पड़े तूफान ने यहां पर ऐसी छाप छोड़ी कि नीतीश सरकार पानी पानी हो गई। थोड़ी सी बारिश में राजधानी पटना का हाल तालाब जैसा हो गया, और तो और कोरोना मरीजों का इलाज करने वाले अस्पताल भी सिस्टम के मर्ज से बच नहीं पाए। यह है बिहार का सुशासन मॉडल। जरा सी बारिश ने विकास के सारे दावों की पोल खोल दी। डूब गई दवाइयां, डूब गया वार्ड, डूब गया केबिन, डूब गया पटना का NMCH कोविड अस्पताल। मरीज बेहाल है, सिस्टम पानी में गोता लगा रहा है।
बड़ी गंदगी है, बड़ी यहाँ व्यवस्था नाम का कोई चीज भी नहीं है। यहाँ स्टाफ लोग हैं, सब लोग ढीले पड़े हुए हैं। कोई जो है पेशेंट आ रहा है, इसके लिए थोड़ा जागरूक होना चाहिए। लोग मतलब उत्तेजना से नहीं, लोग अपनी बीमारी को समझ रहे हैं। हम लोग आकर के 2 घंटे से बैठे हैं। टेस्ट तो हुआ अभी, लेकिन संतुष्टिपूर्ण अभी व्यवस्था लायक नहीं है और बड़ी गंदगी है यहाँ। गंदगी के लिए मैंने यहाँ कोरोना टेस्ट कराए, या कोरोना फैल और गंदगी से फैलेगा। कोरोना का इलाज कराना है तो दरिया पार कर जाना है। जिस मरीज को इलाज की जरूरत है वो बदहाली से जूझ रहा है। बैठने के लिए कुर्सी है लेकिन जमीन पर पानी तैर रहा है। डॉक्टर नर्स का भी कुछ अच्छा हाल नहीं है। कोविड के साथ पानी से भी एक अलग ही जंग लड़ रहे हैं। जिन दवाइयों पर जिंदगी बचाने की जिम्मेदारी थी वो तैर रही है। वार्ड स्विमिंग पूल बन चुके हैं। कोविड की टेस्टिंग जारी है, लेकिन कोविड के साथ कई बीमारियों की यहाँ आने की तैयारी है। होता है हर साल इसी तरह से जल जमा होता है। पिछले साल तो इससे भी बहुत ज्यादा जल जमा था। ये तो शुरुआत की बरसात है जिसमें इसका ये हाल है और सरकार को बार बार इसके लिए आवेदन दी जाती है कि ये एक स्वास्थ्य केंद्र है और प्रायः इसमें जल जमा होता है। पिछले साल इसके लिए सरकार ने पनसोखा तक बनाया, लेकिन पनसोखा का हमको तो लगता ही नहीं कि कोई काम हो पाया है। इसी तरह से जैसा कि आप देख रहे हैं, एक छोटी सी बरसात में इस जयप्रभा का ये हाल है, तो प्रायः इसका ही हाल होता है। ये तो बिल्कुल ही सही आपने बात कही है कि कोरोना के समय में इस तरह का अगर जल जमा होगा तो संक्रमण बढ़ने का बिल्कुल ही खतरा बहुत ज्यादा होगा। फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि जनरल ओपीडी चालू रहे। मरीज लाचार है, जिंदगी बेहाल है और अस्पताल वाले बताते हैं कि ये तो यहाँ हर साल यही हाल है। शुरुआत ही है, अभी तो हमारा पूरा मानसून आना बाकी है और अभी से ऐसे हालात है और अभी पता है कि कोरोना का संक्रमण भी फैला हुआ है और कोरोना के संक्रमण के लिए ऐसे जल जमाव बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। कोरोना में जो अगर पॉजिटिव रहेंगे और हम लोग भी इस तरह से हैं तो पॉजिटिव हो सकते हैं। हम लोग तो जान को खेल करके ही वर्क कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भी देख ही रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ये कोई गांव नहीं है, ये कोई कस्बा नहीं, ये हाल बिहार की राजधानी का है। यहाँ सूबे के आला नेता रहते हैं, यहाँ सूबे के अफसर रहते हैं, जहाँ सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है। ये सब पर सवाल है। यहाँ मुसीबतों के नाम बदल जाते हैं लेकिन नहीं बदलती ये लाचारी, नहीं बदलता ये सिस्टम। इस बार मुसीबत यास का नाम लेकर आई है। पूरे पटना में मानो तबाही छाई है। यास चक्रवात की वजह से बिहार के अधिकांश जिलों में गुरुवार शाम से ही बारिश हो रही है और महज कुछ घंटों की बारिश के बाद पटना के कई इलाके इस वक्त जलमग्न हो गए हैं। इस वक्त हम पटना के सब्जी बाग लंगरटोली इलाके में हैं और तस्वीरें आप देखिए कि जो नाले हैं वो पूरी तरीके से चोक हो चुके हैं और जो नगर निगम के कर्मचारी हैं वो फिलहाल सफाई कर रहे हैं और जो वाटर लॉगिंग है इसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं। देख रहे हैं कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। इतना हाल फिलहाल में ये रोड बना है, चेम्बर में खुला है, नगर निगम आने के कोई नहीं कि हाँ आ जाए चेम्बर खोल दे। कितना परेशानी हम लोग को हो रहा है सुबह से। कुछ सब्जी लाने जाइए तो पूछना पड़ता है कि चेम्बर कहाँ खुला हुआ नहीं खुला हो। सिस्टम कह रहा है हम लाचार हैं, पटना का बुरा हाल है, कुछ तो करो सरकार। बिहार में क्या यही है बहार? राजेश कुमार झा के साथ उत्कर्ष सिंह, पटना, आज तक। बाढ़ से बेहाल बिहार के अस्पतालों के सामने मुश्किलों की कोई कमी नहीं है। आज तक ने सहरसा में अस्पतालों की बदहाली की तस्वीर दिखाई थी। खबर का असर हुआ है और नीतीश सरकार ने अस्पताल के लिए नर्सों की भर्ती के आदेश दिए, लेकिन ये आदेश भी इंतजाम के सामने फेल हो गया। सहरसा में कल बारिश के बीच भर्ती के लिए भारी संख्या में भीड़ उमड़ी, जिसे संभालना मुश्किल हो गया। हमारे सहयोगी रोहित सिंह की यह रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल में बेरोजगारी की मार और साथ ही यास तूफान का कहर लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन चुका है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो तस्वीर हम आपको पीछे दिखा रहे हैं, आप ये देख सकते हैं, ये सहरसा जिले के सदर अस्पताल में की तस्वीरें हैं। नर्स बहाली के लिए जो है उसके लिए इंटरव्यूज का आयोजन किया गया है और 67 पदों के लिए जो है इंटरव्यूज के लिए जो प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है और आप देख सकते हैं किस तरीके से इतनी ज्यादा संख्या में जो है वो कैंडिडेट्स यहाँ पर पहुंचे हैं। जिस तरफ भी आप नजर घुमाइए आपको सिर्फ लोग ही लोग जो हैं वो नजर आएंगे।
और साथ ही मुश्किल यास तूफान की वजह से भी, क्योंकि बिहार में पिछले 48 घंटों से लगातार जो है वो बारिश हो रही है और इसकी वजह से कई जगहों पर जो है, अगर सहरसा की बात करें तो जल जमाव की स्थिति भी पैदा हो गई है। और इस तरफ आपको हम दिखाते हैं, यहाँ देखिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए भी जो है लोगों की भारी भीड़ जो है वो देख सकते हैं। अपना फॉर्म्स जो है ये भरने के लिए यहाँ पर जमा करने के लिए लोग आए हैं। और ख़ास बात ये भी है कि लॉकडाउन का समय है, इसके बावजूद यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। 67 पदों के लिए जो है हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग पहुँचे हैं। लोग इंटरव्यूज के लिए आई हैं? जी सर। कहाँ से आई हैं आप लोग? हम समस्तीपुर से आए। समस्तीपुर से आई हैं? जी। तो एक तो बेरोजगारी की समस्या है, ऊपर से तूफान से भी बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत मुश्किल हो। इसी खबर के साथ शंखनाद में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।